हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा था, हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो पार्ट 1 क्लास थी उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये आज का हमारा यानी कि सेकंड पार्ट है। और इस क्लास में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो तो आप उसके क्वेश्चंस को इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपका जो यहाँ पे टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को यानी कि जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक को। क्योंकि जो कि आपका ये देखने को मिलेगा यानी कि सिलिकॉन स्टेट, वो कर्नाटक स्टेट को यानी कि जाना जाता है एज अ सिलिकॉन स्टेट। क्योंकि देखो, कर्नाटक को आईटी पावर हाउस भी बोलते हैं हम, ध्यान रखिएगा। ठीक, कर्नाटक को यानी कि आईटी पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, आईटी पावर हाउस। ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है। आईटी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है एज अ कर्नाटक, या हम सिलिकॉन स्टेट के भी बोल सकते हैं। और कर्नाटक में ही यानी कि जो भारत की जो सिलिकॉन वैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी यानी एक प्रसिद्ध शहर आपको देखने को मिलेगा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली आपको देखने को मिलेगी, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली के नाम से यानी कर्नाटक के अंदर एक काफी प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है यानी बेंगलोर, या जिसे हम बंगलुरु भी बोलते हैं। तो वो कौन सा सिटी आपको देखने को मिलेगी? बेंगलोर। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से यानी कि बेंगलोर आपको देखने को मिलेगी, बंगलोर शहर स्थित है। तो यहाँ पे क्या आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं की सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि भारत में जो सिलिकॉन वैली, देखो अभी मैंने आपको बताया, तो सिलिकॉन वैली यानी कहाँ पे? आपकी बेंगलोर के अंदर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आ गया ना, तो इस तरीके से जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे, यानी क्वेश्चन को उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो आप और भी क्वेश्चंस वहां पे तैयार कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सीमा यानी कि ओबेनिस्ट नहीं है। ओबेनिस्ट का मतलब होता है कि यानी कि सीमा के बाहर के साथ यानी कि वो स्पर्श नहीं करती, ओबेनिस्ट का मतलब। तो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जो आपको ये देखने को मिलेगा यानी कि वो बिहार के साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा यानी कि इसके साथ में स्पर्श नहीं करती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, वो बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो इसमें जो ये आपको देखने को मिलेगा यानी कि वो बेंगलुरु आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि हम इसकी बात करें आपके चंडीगढ़ की और आपकी भुवनेश्वर की और ये आपका जो गांधीनगर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये तीनों के तीनों यानी राजधानी नगर है। लेकिन आपका जो ये देखने को मिलेगा यानी बंगलुरु, इट मीन्स ये आपका एज ए मतलब कि राजधानी नगर नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा इसमें राजधानी नगर नहीं है। नेक्स्ट है कि देश में किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि सम्मिलित नहीं है। तो ये जो आपको इसमें देखने को मिलेगा यानी कि वो मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसमें यानी कि पूछा है कि देश का वो मतलब कौन सा राज्य है जिसका हिस्सा यानी राष्ट्रीय जो राजधानी है उस क्षेत्र में शामिल नहीं है, इट मीन्स एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो नेशनल कैपिटल रीजन में आपका दिल्ली भी देखने को मिलेगा, एनसीआर के अंदर आपका यूपी भी देखने को मिलेगा, एनसीआर के अंदर आपका ध्यान रखिएगा जो राजस्थान के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश भी यानी कि उसके अंदर कुछ हिस्से आपको शामिल देखने को मिलेगी एनसीआर के अंदर। ठीक है, राजधानी क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है यानी कि मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जो कि एनसीआर वाले रीजन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी कि सूची 1 में आपके राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में आपके राजधानी दी हुई है, उनको सम्मिलित करना है। इट मीन्स उनको मैच करना है कि कौन सी राजधानी किस राज्य की है, ये आपको मिलाना है। सो आप एक और देख सकते हो, यदि हम आसाम की बात करें तो आसाम यानी किस आसाम जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आसाम की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा दिसपुर है, यानी एक आपके यहाँ पे ऑप्शन में 3 हो जाएगा। एक और आप सीक्वेंस चेक कीजिए कि ए का 3 है किसी में। देखो ए का 3 अभी तक हमारा केवल बी वाले ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ए का 2 है यहाँ पे, ये गलत हो गया। ए का 3 बी में है, ए का 3 यहाँ पे भी नहीं है, और डी में एक बार चेक कीजिए। सो ए का देखो यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से आप बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। वैसे तो इजी क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर लोगे। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो आपको देखने को मिलेगी यानी कैपिटल के, वो आइजल देखने को मिलेगी, यानी कि बी का आपका यानी कि 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। और गुजरात की आपको गांधीनगर देखने को मिलेगी, आपका यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। और मणिपुर की यदि मैं आपसे बात करूँ तो मणिपुर की क्या देखने को मिलेगी, इम्फाल। तो ये आपका यहाँ पे डी का 2 हो जाएगा। तो वही सीक्वेंस है, देखो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगी। आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया है सारे के सारे। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी हमने एलिमिनेट वहां पे वो कर ही दिए थे एक ऑप्शन से। नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपका यानी कि
प्रजाति और ये आपका जो यानी कि जनजातियों से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा ये पूछा है कि निम्न में से कौन यानी कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की यानी कि जो कि प्रमुख जनजाति आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आपको यानी कि देखने को मिलेगी जो प्रमुख जनजाति, तो ध्यान रखिएगा ये आपको गद्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कि धौलाधर जो श्रेणी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं इसमें और भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये गद्दी होगी और इसमें एक आपको ध्यान रखिएगा और भी जनजाति हैं, एक आपके यहाँ पे लद्दाखी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लद्दाखी, तो ध्यान रखिएगा लद्दाखी होगी। और एक आपको ये देखने को मिलेगी गुज्जर, ठीक है, एक ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी गुज्जर, और एक आपको ये बकरवाल देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर और भी जनजातियों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बकरवाल आपको देखने को मिलेगी, और एक आपको लाहौली देखने को मिलेगी, ठीक है, लाहौली, और आपको यानी कि बारी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ और भी जनजाति आपको देखने को मिलेंगी जो कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, और एक आपका ये गद्दी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कि वो बी वाला आपका यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जो कि आपको ये जरवा जनजाति का जो निवास स्थान देखने को मिलता है यानी कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अंडमान और निकोबार में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। देखो केरल में जो पाई जाती है वो आपको ये देखने को मिलेगी यानी चेंचू, ठीक है, यहाँ पे जो केरल के अंदर जो देखने मिलेगी। और यदि मैं इसकी बात करूँ जो लेप्चा है, लेप्चा की यदि मैं बात करूँ तो ये जो जनजाति आपको सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, सिक्किम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी लेप्चा, ठीक है। और डाफर की बात करें इसकी इट मीन्स जो कि आपको ये देखने को मिलेगी यानी कि सॉरी डफला, ठीक है, डफला की यदि मैं बात करूँ तो ये डफला यानी कि आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये डफला जो आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और डाफर जो आपको देखने को मिलेगी, डाफर यानी कि ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि इनमें से यानी कौन सी जनजाति जो कि केरल में पाई जाती है, तो केरल के अंदर आपको चेंजू जनजाति देखने को मिलेगी, चेंजू कहाँ पे, केरल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमरिया जनजाति यानी कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो तमरिया जनजाति की यदि हम बात करें तो तमरिया जनजाति यानी किस स्टेट में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये आपको झारखंड अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ पे, झारखंड के अंदर देखने को मिलेगी, झारखंड राज्य में यानी कि तमरिया जनजाति पाई जाती है। और देखो एक और चीज ध्यान रखनी है, तमरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो बेसिकली जब ये मतलब 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार यानी बताया गया 28 नवंबर 2019 के अनुसार कि झारखंड के अंदर जो ये तमरिया या पहले से मतलब कि हम तमड़िया भी कहते थे, ठीक है, तमरिया भी मतलब कि बोलते थे, और तमड़िया भी आपको वो देखने को मिलेगी। तो पहले तमड़िया यानी जनजाति को मतलब कि ऐसे कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति सूची में यानी कि रख दिया था। उसमें एक आपको जाति देखने को मिलेगी जनजाति जो कि मुंडा, ठीक है, जो कि आपको मुंडा जनजाति देखने को मिलेगी। सो मुंडा जनजाति को मतलब मुंडा जनजाति के समानार्थी के रूप में इसको यानी कि शामिल किया गया था, कौन सी को, तमरिया जनजाति को। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो थारू जनजाति की यदि हम बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह उत्तराखंड के अंदर यानी कि सबसे बड़ी और मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर की, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में तो ये सबसे टॉप पे यानी कि सबसे टॉप पे आएगी, सबसे बड़ी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और बिहार में भी आपको यानी कि तीसरे सबसे बड़ी जनजाति आपको ये देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि करेक्ट राइट का जो है वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको आदिवासी के बारे में दिया हुआ, नेक्स्ट आपका राइट साइड में उनकी जो अवस्थी है ये आपको दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भील आदिवासी की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे यानी भील आदिवासी, तो ध्यान रखिए आपको राजस्थान स्टेट से आपको देखने को मिलेंगी। सो इसमें आपका ए का यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे ए का ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। ए का जो है यानी भील जो आदिवासी आपको देखने को मिलेंगी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यदि मैं इसकी बात करूँ जो गौंड जनजाति है इसकी हम देखें तो ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यदि हम इसकी बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जो ये लिम्बुस की यदि बात करें तो लिम्बुस जो देखने को मिलेगा ये सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। लिम्बुस की बात करते हैं तो ये आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि लिम्बुस का यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा ऑप्शन में, सी का 4। और कोन्याक की यदि हम बात करें तो कोन्याक आपका नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगा। जो कोन्याक आदिवासी ये आपका नागालैंड में देखने को मिलेगा। नागालैंड यानी कि हमारा पहले वाले ऑप्शन पे था, यानी कि डी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। और बाकी मैंने यहाँ पे ये बता ही दिए, ठीक है। बी का यानी कि छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ यानी कि कौन से नंबर पे हमारा 3 पे, सो बी का हो जाएगा यहाँ पे
3। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए, यानी कि 2 3 4 1 सीक्वेंस बनना चाहिए। तो देखो 2 3 4 1 हमारा पहले वाले ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफवाह तंत्र से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गंगा नदी जो का उदाहरण है, यानी कि किसका, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो होगा ये पूर्ववर्ती अफवाह का आपका यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में ये इस देखने को मिलेगा, किन किन के बीच में। तो ध्यान रखिए कि आपका सतलज और काली नदी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे, सतलज और काली नदी के बीच में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, यानी कि बद्रीनाथ का जो कि प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा स्थित है। तो ये किस नदी पे ये आपको देखने को मिलेगा, यानी बद्रीनाथ का काफी यानी कि प्रसिद्ध मंदिर है, इट मीन्स। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अलकनंदा। जैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा बद्रीनाथ जी का, ठीक है। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि किस नदी पे आपको देखने को मिलेगा, किस नदी के तट पे, तो अलकनंदा नदी के तट पे। और ऐसे यदि हम बात करें जो आपका जो केदारनाथ का एक देखने को मिलता है ये मंदाकिनी तट पर। ठीक है, मंदाकिनी जो ये है आपको देखने को मिलेगा नदी, इसके तट पर एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और केदारनाथ। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ जो कि भोले बाबा का है। ठीक है, वैसे देखो जिसके पीछे ज़्यादातर नाथ लगा होता है वो सारे के सारे भोले बाबा के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी के तट पे जो है वो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, केदारनाथ है। और आपका अलकनंदा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन बद्रीनाथ का पूछा तो यहाँ पे अलकनंदा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि यमुना नदी का जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उद्गम स्थान, यानी कि कौन सा देखने को मिलेगा उद्गम स्थान की यदि हम बात करें, इसका मतलब किसका, यमुना नदी का। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो बंदरपूंछ ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, एसेशन रीजन बेस्ड में ए में आपके पूछा हुआ कथन के अंदर बताया हुआ है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो आपकी पहली स्टेटमेंट दी हुई है। देखो पहले सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस में आप ये चीज चेक करो कि नीचे पूछा क्या है कि इनमें से जो कौन सा कोड सही है। ठीक है, आपसे सही पूछा कि ये जो आपको दोनों दिए इनमें से कौन सा सही है, क्या दोनों ही सही है, क्या एक गलत है या दोनों ही गलत है, या कौन से किसकी व्याख्या कर रहा है। आर की हम बात करें कि ये जो होते हैं यानी छोटे मार्ग से तीव्र गति से, यानी कि इट मीन्स कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ की यदि हम बात करते हैं तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ध्यान रखिए किसकी बात करता है, पश्चिमी घाट की। जो पश्चिमी घाट की यानी जो नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और देखो ना ही मतलब कि ये जो यहाँ पे बताई हुई है क्योंकि जो कि आपको ये देखने मिलेंगी पश्चिमी घाट की नदियाँ वो छोटे मार्ग से यानी तीव्र गति से, इट मीन्स कठोर चट्टानों से ही ऊपर ये होकर यानी प्रभावित होती हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें जो कि आपको ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं वो एक लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, ये भी ध्यान रखना, और वो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो ध्यान रखिए कि मैंने कौन सी बताई है आपको, जो यानी कि पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली, कहाँ पे पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली जो आपको नदियां देखने मिलेंगी वो एक लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन पश्चिमी वाले नहीं करती, केवल पूर्व वाले आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि जो पश्चिमी घाट से निकलकर यानी कि पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी घाट से निकलकर और पश्चिम की ओर जो प्रभावित होती हैं वो मतलब कि कठोर चट्टानों से मतलब जब वो प्रभावित होती हैं तो यानी कि वो छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट वाली जो नदियाँ होती हैं वो यानी कि आपकी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि वो छोटे छोटे मार्ग से प्रभावित होती हैं, जबकि पूर्व से होने वाली जो देखने को मिलेंगी बड़े बड़े मतलब कि लंबे मार्ग से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। लेकिन जो ध्यान रखिएगा जो आर वाला स्टेटमेंट है ये मतलब आर वाला जो कारण है ये एक की व्याख्या कर रहा है। तो आप एक और चेक कीजिए, यहाँ पे ए और आर दोनों ही आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए वाला भी आपका सही है और आर वाला भी सही है, बट जो आपका ये है यानी कि जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आप एक और चेक कीजिए ऑप्शन। देखो आपको ऑप्शंस में यानी कि यहाँ पे पहले वाले में ही देखने को मिलेगा कि ए आर देखो दोनों ही सही है, लेकिन आर वाला जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। सो इसकी यदि मैं बात करूँ तो पश्चिम की ओर जो बहती है ध्यान रखिएगा सो नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका यानी कि राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि पश्चिम की ओर बहती है।
नेक्स्ट है कि दामोदर जिसकी यानी कि सहायक नदी है वह कौन सी है। तो दामोदर की यदि मैं बात करूं तो ये जो आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको हुगली नदी देखने को मिलेगी, क्योंकि दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे यानी कि एक और चीज आपको ध्यान रखना जो आपको ये देखने को मिलेगी, यानी कि दामोदर की यदि हम बात करते हैं तो इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। जो दामोदर है ना, इसे यानी कि बंगाल का शोक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, इसे हम यानी कि बंगाल का शोक भी कहते हैं। और ये मतलब कि ऐसा कह सकते हैं ये छोटे जो नागपुर, छोटा नागपुर पठार से यानी कि आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको ऑप्शन राइट बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का जो आपको उद्गम देखने को मिलेगा यानी कि कौन सा देखने को मिलेगा कावेरी नदी का उद्गम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्या ये सह्याद्री होगा, ये तो गलत हो जाएगा, सह्याद्री में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी कावेरी नदी है, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, कावेरी रिवर यानी कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जो कि आपको देखने को मिलेगा कोडागू। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोडागू। सो कर्नाटक के अंदर जो ये डिस्ट्रिक्ट है यानी कोडागू, तो ये कोर्ग जिसे हम बोलते हैं, तो ये वहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी लगभग वहाँ से 800 किलोमीटर लंबाई में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, कितने में, 800 किलोमीटर लंबाई में। और इनके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यानी कितने वर्ग किलोमीटर में यानी कि प्रभावित होती है अफवाह क्षेत्र के अंदर। तो ध्यान रखिए लगभग ये आपको जो देखने को मिलेंगे 81,155। ठीक है, 81,155 वर्ग किलोमीटर में आपको उसके अफवाह क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। और ये आपको जो देखने को मिलेंगी यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये यानी कि जो त्रिचुरापल्ली के निकट यानी बंगाल की खाड़ी से जाके ये मिल जाती हैं। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी यदि मैं बात करूँ तो सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा वो आपको गोदावरी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी जो आपको लगभग यानी कि जो लंबाई आपको देखने को मिलेगी गोदावरी जी की, तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि लंबाई में यदि हम बात करते हैं ना, लंबाई के साथ साथ जो गोदावरी नदी की मतलब कि जो भारत की दूसरी नदी आपको देखने को मिलती है गंगा के बाद में, ये देखने को मिलेगी। क्योंकि जबकि हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो वो यही है। ठीक है, क्योंकि भारत में पूछा कि सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो सी वाला होगा। और ये महाराष्ट्र में जो ये त्र्यंबकेश्वर जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ से ये मतलब कह सकते हैं उद्गमित होकर प्रभावित होती है और बंगाली खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यानी कि जो कि आपको ये देखने मिलेगी यानी कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की मैं बात करूं तो इसमें जो आपको देखने मिलेगी यानी कि वो कौन सी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको ये देखने को मिलेगी यानी कि अच्छा आप बताइएगा, चलो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। देखो क्वेश्चन में बस इतना ही डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, बस थोड़ा लैंग्वेज में तो डिफरेंस है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। और देखो इसमें क्या पूछ लिया कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, बस सेम ही क्वेश्चन है। आप देखो इजीली बता सकते हो, यहाँ पे भी गोदावरी होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा उसमें आगे पीछे कुछ वर्ड्स को इंटरचेंज किया हुआ है थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलो आप इसका कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स कि इनमें से यानी कौन सी एक कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके ऑप्शंस में दिए हुए कि क्या वो भीमा है, या आपकी डॉन है, या आपकी तेल है, या आपके लास्ट में होगी यानी कि ये तुंगभद्रा। तो इनमें जो आपको ये देखने को मिलेगी यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप कमेंट में बताना इसका सही ऑप्शन यानी कौन सा होगा, ए या बी या सी या डी। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चंस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कि निम्न नदियों में से कौन यानी कि सर्वाधिक प्रदूषित है। यदि मैं इसकी बात करूं कि जो कि आपकी सबसे ज्यादा यानी कि प्रदूषित देखने मिलेगी यानी कौन सी देखने मिलेगी, ध्यान रखिए दामोदर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत की जो सर्वाधिक मतलब कह सकते हैं जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी, दामोदर नदी आपको देखने मिलेगी। और ये जो आपको देखने मिलेगी यानी कि दामोदर नदी की मैं बात करूं तो ये यानी गिरिडीह। ठीक है, ध्यान रखिए एक आपको ये देखने को मिलता है यानी गिरिडीह, और गिरिडीह हो गया, और आपका एक और दुर्गापुर। ठीक है, गिरिडीह और दुर्गापुर जो आपको देखने को मिलेंगे बंगाल के अंदर।
ठीक है, दुर्गापुर। तो गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में यानी लगभग ये आपको देखने को मिलेगी, यानी 300 किलोमीटर के लंबे मार्ग से यानी जाती है, जिससे मतलब कि कह सकते हैं ये जो आपको देखने को मिलेगी एक जैविक मरुस्थल से, ठीक है, इट मीन्स बायोलॉजिकल डेजर्ट से होकर यानी कि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बायोलॉजिकल डेजर्ट से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है यानी कि आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित देखने को मिलेगी भारत की नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेह अवस्थित है, तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी लेह अवस्थित कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ आप बताइएगा। लेह अवस्थित कहाँ पे, यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मतलब कि यहाँ तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लगभग यानी कि 24-25 जो भी क्वेश्चंस थे, ये हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपका देखो कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में कोई भी आपका डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप या आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट होता है तो आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, आप कमेंट वहाँ पे पूछ सकते हो। सो दोस्तों आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास यहीं तक। अगर आपको आज के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।